बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुशामदीद कहता है। वफाकी बजट आवाम की खुशहाली या आवाम की चीखें, कठिन मुश्किल आजमाइश का वक्त है और तमाम लोगों को इस तरह की तकलीफ़ का हमें एहसास है, ये कह रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे इसी हवाले से, बजट के हवाले से, सियासी मंजरनामे के हवाले से। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है PTI के बड़ी अच्छी नुमाइंदगी करते हैं और अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बड़े अच्छे अंदाज़ में बयान करते हैं असरार अब्बासी साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं दूसरे मेहमान CEO है सेविंग होम के, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे और अवामी माशी सियासी मसाइल पर बड़ा खुल कर बोलते हैं इकबाल अडवाणी साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान हैं, बड़ी अच्छी डिबेट करते हैं और अवामी सियासी मसाइल के ऊपर बड़ा खुल कर कहते तज़िया निगार हैं प्रोफेसर सलमान राजा साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असद साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से ये टैक्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ, बजट के हवाले से मैं बात करूँ, तो ये बजट जो आया है इसके ऊपर आप लोगों का एहतजाज जो है, आप ये कहते हैं कि हमें तो कॉपियाँ भी नहीं दी गई और उसके बाद फिर आपने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया। तो ये सिस्टम किस तरह चल रहा है, कैसे चलेगा, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असलम भाई। देखिए, बेसिकली हमारी जो डिमांड है एज ए पार्लिमानी नॉर्म्स, जब भी ऐवान के अंदर बजट पेश होता है तो पहले तमाम मेम्बरान को उसकी कॉपीज़ दी जाती है ताकि आप उसके ऊपर डिबेट कर सकें। और जिस तरीके से ऐवान को, जैसे ऐवान की वैसे तकद्दुस ऑलरेडी इतनी दफ़ा पामाल हो चुका है, एक दफ़ा फिर पामाल हुआ है और उन्होंने एक बिल्डोज़ करके एक बजट इस तरह का दस्तावेज़ी हेर फेर, आदाद शुमार का हेर फेर करके और वो सारा कुछ कर दिया। बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, देखें हमें जिस तरीके से अवाम ने वोट दिया और जिस तरीके से हमारी नुमाइंदगी का हक़ छीना गया, जितनी भी नुमाइंदगी हमारी है, हम असम्बली के फ्लोर्स के ऊपर इस सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। अब मसला सिर्फ ये है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके पास ख़ुद कितना इख्तियार है, ये भी आपके सामने ही है कि वज़ीर ख़जाना जो है वज़ीर आज़म को एडवाइस कर रहे होते कि जी आप इस मामले में ना बोलें। वज़ीर पेट्रोलियम जो है वो वज़ीर आज़म को कह रहे होते कि जी हम इतनी कर सकते हैं, आप इतना ना करें। ये मतलब एक अजीब सी क्योस की सूरत हाल में हम बैठे हुए हैं कि जहाँ पर वज़ीर आज़म जो है वो वज़रा के मातहत है। हमने सुना था कि वज़ीर आज़म जो है उसके मातहत तमाम वज़ारतें होती हैं, लेकिन यहाँ अभी तक जो सिनेरियो हमने देखा है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये लगता है कि वज़ीर आज़म ख़ुद बेबस हैं और जो वज़ीर जहाँ लगाया गया, चाहे वो वज़ीर दाखिल लगाया गया, वज़ीर ख़जाना लगाया गया, जो भी वज़ीर जिस तरीके से भी लगाया गया वो ज़्यादा पावरफुल है कंपैरेटिवली वज़ीर आज़म के, और वज़ीर आज़म बेचारा उसी तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार है। इकबाल साहब क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म बिल्कुल ही बेबस है और इस तरह की सारी सूरत हाल वाकई ऐसा ही है? PTI के दौर के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं थी? देखिए, पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री में जाएँ तो आपको पता है PTI के तो वज़ीर आज़म जो खान साहब थे तो उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं जो काम करना चाहता था मुझे नहीं करने दिया। तो वो तो पहले एडमिट कर चुके कि मैं भी बेबस था। तो ये बात तो अभी इसमें तो कोई दो राय नहीं, इनके रिकॉर्ड पे है कि मुझे जो काम करने थे मुझे करने नहीं दिए जा रहे थे। तो उस वक्त भी शायद वज़ीर आज़म बेबस था, तो आज तो वज़ीर आज़म बेबस है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आपको पता है कि पाकिस्तान हुकूमत किस तरह होती है और कौन चलाता है। पिछली बार भी इसी तरह हो रहा था, इस बार भी यही हो रहा है। लेकिन इनका मसला ये है कि ये जब तक आपस में लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को गालियाँ देते रहेंगे और किसी और की तरफ देखेंगे कि वो आके इनको सपोर्ट करे और पुरानी पार्टी को साइड पे करें और हमको ले आए, तो फिर इसी तरह होगा। हर वक्त वज़ीर आज़म बेबस रहेगा जब तक ये मिल के बैठेंगे नहीं, आपस में बात नहीं करेंगे। जब तक आप आपस में नहीं मिलोगे सियासतदान, तो सीधी बात है कि कोई दूसरा आपको आके ऑपरेट करेगा। तो वही हो रहा है, एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को गाली देता है, उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये किसी एक पार्टी का साथ नहीं है, शुरू से हो रहा है। जब से आप देखें पाकिस्तान में यही है। तो आप खुद किसी को ताकत दे रहे हो, किसी को इन्वॉल्व कर रहे हो तो वो आ रहे हैं। जब तक आप अभी बैठोगे नहीं, अभी भी ये लोग नहीं बैठते, तो ये चीज़ तो इसी तरह होती रहेगी। जब तक सियासतदान आपस में नहीं बैठेंगे, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे, नीचा दिखाने के लिए काम नहीं करेंगे, एक दूसरे को मतलब उसको फारिग करो, इसको फारिग करो, ये वाली सोच ख़त्म होगी, इसके बाद ही इंटरफेरेंस ख़त्म होगा। नहीं तो हर वक्त का वज़ीर आज़म बेबस रहेगा। सलमान साहब क्या कहते हैं? हर वक्त का वज़ीर आज़म बेबस? सही कह रहे हैं कि नई बात तो नहीं है, हर दौर ऐसे ही गुजरा है। लेकिन इस बजट में तो इंतहा कर दिए, जिस भोंडे तरीके से टैक्सेस लगाए हैं, तो अब तो ये फीलिंग आने लगी है कि अगले बजट तक जो है ना, मुर्दे को कब्र का भी किराया देना पड़ेगा और उस किराए पे भी टैक्स लगा देंगे ये लोग। और दूसरी बात ये कि डिफेंस बजट जो है वो 2122 अरब रुपए
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की 25% सैलरी इंक्रीज़ कर दी, और एजुकेशन बजट के लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा रख दिया, और हेल्थ के बजट के लिए जो है वो हुआ शाफी रख दिया, और खाने पीने के जो खुराक का बजट है उसके लिए हुआ अल्लाह हुआ राज़िकीन का बजट रख दिया इन्होंने बस। तो ये हालत रहेगी तो फिर आवाम बेजारी की इंतहाओं पे जा चुकी है, फिर आवाम रोडों पे निकलेगी, जूते मारेगी इनको। पॉइंट ये है कि इनकॉम्पिटेंसी की इंतहा है, चाहे अक्रॉस द बोर्ड में बोल रहा हूँ, इनकॉम्पिटेंसी की इंतहा है ना। बजट बनाना, जब बजट बनाना IMF ने है, जब टैक्सेस डायरेक्शन IMF ने देनी, तो आप किस लिए बैठे हैं बीच में? तो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि हमारे जो मुल्क के इज्तिमाई मेजॉरिटी पॉलिटिशियंस हैं, अच्छे लोग भी हैं इसके अंदर, लेकिन मेजॉरिटी का हाल ये है कि वो अब अपनी रूल करने की जो कह लीजिए एक से है ना, अपनी सलाहियत तो है नहीं उनके अंदर, अपनी औकात ही खो चुके हैं इस मामले में। तो अब आवाम बेजार हो चुकी है। तो आप क्या करने जा रहे हैं? कुछ एहतजाज की सूरत है क्या? आवाम के लिए क्या रिलीफ दिलवाने के लिए करेंगे आप कुछ? आपके सवाल से जवाब से पहले मैं इकबाल भाई की एक बात को ज़रा तस्हीह कर दूँ। उन्होंने वज़ीर आज़म का एक इमरान खान साहब का एक बयान कहा कि जी वो कहा गया कि जो अदालती मामलात थे जिनको सज़ाएँ दिलाना चाहते थे उसमें नहीं। आपको याद होगा कि PTI के तीनों जो बजट्स हमने पेश किए उसमें हेल्थ और एजुकेशन, क्योंकि देखिए बेसिकली आपकी जो नेशन है उठती किस चीज़ से कि आप अपनी कौम के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन पे पैसा खर्च करें, ना कि डिफेंस बजट। तीनों साल हमारे डिफेंस बजट में 1 रुपये का इजाफा नहीं किया गया, और शायद उसी की हमें सज़ा भी मिली। अब यहाँ पर मामलात, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की प्रोफेसर साहब ने, कि हमने एजुकेशन के ऊपर क्या किया है, हेल्थ के ऊपर क्या किया है, और डिफेंस। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप उसका मजमूई बजट हेल्थ एंड एजुकेशन का लगा दो तो शायद उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा आपने डिफेंस बजट कर दिया। तो मुझे ये बताइए कि आपकी नेशन कैसे उठ सकती है, कैसे कौम आपकी ऊपर जा सकती है, कैसे आपके पॉवर्टी लाइन से ऊपर जा सकते हैं। जहाँ तक एज ए पार्टी हमारा देखिए बेसिक इस वक्त जो एहतजाज है वो सिर्फ ये है कि असल मैंडेट, क्योंकि देखें आपसे एक लास्ट प्रोग्राम मैंने किया था इलेक्शन से पहले, और महफिल में इकबाल भाई भी उसमें बैठे हुए थे, और उसमें हमने ये बात की थी कि आने वाली हुकूमत से क्या तवक्कुआत है, इलेक्शन के नताइज के बाद जो हुकूमत बनेगी वो मुस्तहकम बनेगी और वो मईशत को मुस्तहकम कर सकेगी। तो उस वक्त मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिस हुकूमत के पास अवामी मैंडेट होगा वो मजबूत फैसले कर सकती है। जो फॉर्म 47 के ऊपर बैठे हैं वो कैसे मजबूत फैसले कर सकते हैं? क्यों कि उनको फौरन दिखाया जाता है कि भाई साहब आपकी ये असल हकीकत है, आपने इसी तनख्वाह पे काम करना तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप घर चले जा सकते हैं। तो जब तक आपके पास अवामी मैंडेट नहीं होगा, कभी भी आप इलेक्शन से अक्रॉस द बोर्ड 70s से आप ले लें, जब तक आपके पास अवामी सपोर्ट का मैंडेट नहीं मौजूद होगा और आपको इसी तरीके से लाया जाएगा और बिठाया जाएगा, तो फिर आप इसी तरह की चीज़ें करेंगे। हम बेसिक जो कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं इस वक्त तक कि हम अपने जो असल मैंडेट है उसको हम हासिल कर लें। उसके बाद देखिए दुनिया भी आपसे बात कैसे करेगी, जितने भी मालियाती इदारे हैं वो आपसे किस बेस पे बात करेंगे? क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन किस तरीके से रिग किया गया? उनको नज़र नहीं आ गया कि रातों रात जो मेजॉरिटी पार्टी थी उसको किस तरह किया गया और किस तरीके से? तो कोई भी दोस्त मुल्क, अभी चाइना का जिक्र हो रहा था कि चाइना जैसा मुल्क जिसने हमेशा पाकिस्तान के साथ मुश्किल वक्त में साथ दिया, चाइना से तो इनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना और बात है, लेकिन क्या चाइना ने वो बेनिफिट्स दिए जिसकी तवक्को लेके वज़ीर आज़म साहब गए चाइना? क्या वो मकासद पूरे हुए? ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यही है कि दुनिया भर की जो नज़रें हैं वो आपके और आपके सिस्टम के ऊपर मौजूद हैं। उनको पता है कि यहाँ क्या सूरत हाल है और ये गवर्नमेंट कितने दिन चल सकती है इस इलिजिटिमेट तरीके से। इसलिए कोई भी दोस्त मुल्क, अच्छा खान साहब भी तो गए थे चाइना, खान साहब ने कौन से मकासद पूरे कर लिए? देखें आप फिर कंपैरिजन जो दूसरा, अब मैं उसके जवाब में आपको सिर्फ इतना कह देता हूँ कि 44 बिलियन डॉलर कर्ज था हमारी गवर्नमेंट में और 2 साल के अंदर 23 बिलियन डॉलर बढ़ के 67 बिलियन डॉलर पे आप चले गए। तो इमरान खान की गवर्नमेंट का कंपैरिजन अगर आप इसके साथ कर रहे हैं तो फिर तो मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। इमरान खान एज ए वज़ीर आज़म जो उन्होंने दौरे किए उसके इनिशिएटिव्स लिए, ख़ास तौर पे आपने देखा दोस्त ममालिक के पास वो जिस तरह गए और जिस तरीके से उनको फीडबैक मिला, आज वो गवर्नमेंट को और जितने भी फोरम्स के ऊपर वो गए वो तो कहते थे कि कशकोल तोड़ दूंगा, लेकिन कशकोल है फिर भी उन्होंने नहीं कशकोल देखे ना, कशकोल तोड़ना विल हो सकती है लेकिन उसके लिए वे आउट तो होगा ना।
आपकी नीयत अब आपको इनकी मुराद इनकी तो मुराद नीयत सही भी नहीं। तो 90 दिन के अंदर का वो सर, चैलेंज देखिए, दिया हुआ था कि सारा हम फिर वो सेट कर बात, देंगे। अच्छा अगर आप उन बातों पे आते हैं पॉलिटिकल बातों पे, तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो है वो जरदारी साहब को घसीट रहे थे, आज वो वजीर आजम में हाउस में बैठे हैं, वो सदर में बैठे हैं। अब ये बता दें कि उन्होंने वजीर आजम हाउस इसका मतलब है घसीटना है कोई या भी- सदर ऐवान सदर में जाके बस घसीटना है। इसका मतलब है पॉलिटिकल चीजों को कोई भी बात grounds अगर के उसके ऊपर- अंदर है तो उसको नेगेटिव देखिए, लेके नहीं, इसको प्लस कर बात दें। नेगेटिव नहीं, बात सिंपल इतनी है कि कुछ चीजें होती है पॉलिटिकल, जब आप जलसे में बात कर रहे होते हैं और दूसरी बात होती है, जब आप फ्लोर ऑफ द हाउस बात कर रहे होते हैं आपकी डिफरेंट बात होती है, और जब आप किसी और फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे बात कर रहे होते हो तो आपकी बात डिफरेंट, आप सारी चीजों को मिक्सअप नहीं कर सकते। चले यू टर्न की भी बात कर लेते हैं आपसे। यू टर्न तो बहुत हुआ है ना वहाँ। अच्छा इकबाल साहब आप क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि भाई हमने जिस तरीके से भी सेटअप किया वो बहुत बेहतरीन सेटअप किया, और हम तो जो है फार्म 47 और ये इससे पहले जो इलेक्शन में उसको क्या कहते हैं? देखिए मैं आपको ये बात बताऊं कि पहले आप एक रियलिटी को मान लें, और बाकी बातें हम लोग, मुझे लगता है ज़ाया करने वाली बातें हैं। जो सच्चाई है उसको मान लें। 2018 के अंदर भी धांधली हुई थी और इनको लाया गया था। 2024 में इनका मैंडेट था, किसी और को दिया गया, और 2018 में किसी और का था तो इनको दिया गया। ये एक सच्चाई है। दोनों गवर्नमेंट किसी और के सपोर्ट पे आई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रहा सवाल, देखें पाकिस्तान के सियासतदान हैं, इनकी दुनिया में कहीं भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो कोई भी हो वज़ीर आज़म, जब तक उनके साथ उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं जाते इनका कोई मुआहिदा वहाँ होता नहीं है। खान साहब थे, जब भी इनके साथ जनरल बाजवा जाते थे, और इस बार भी जो शहबाज शरीफ जा रहे हैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। बस मसला प्रॉब्लम क्या है कि किसी को भी पाकिस्तान की मिल के सपोर्ट कर रहे हैं ना कि भाई मैं मिल के जो है ना पाकिस्तान को बनाऊं, पाकिस्तान की फिक्र है ना। नहीं, वो फिक्र की बात नहीं। आप देखें, एक सच्चाई को पहले मान लें। देखें बातें तो 4-4 घंटे नहीं 10 घंटे भी कर लेंगे, लेकिन मैं ना आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, ना कोई ऐसी बात करना चाहता हूँ जिसका कोई वजन नहीं हो, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं हो। पाकिस्तान में क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान के सियासतदानों की नहीं है। पाकिस्तान तो बज़ाहिर तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता है, ये हम लोग आपस में कहते हैं, दुनिया में हमको कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानता, क्योंकि पाकिस्तान की सियासतदानों की कोई इमेज नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मुझे 2 मिनट दे दें। अभी जो चाइना में आप गए हम लोग, आप क्या समझते हैं चाइना का दौरा जो जिस तरह दिखाया जा रहा है, वीडियो आ रही हैं, कामयाब दौरा हुआ है? पाकिस्तान का चाइना का दौरा फ्लॉप हो गया है। लेकिन किस तरह दिखाया जा रहा है कि बहुत सक्सेसफुल हुआ? नहीं हुआ। आपको 1 रुपया चाइना से नहीं मिलेगा। बल्कि कुछ अरसे पहले सऊदी अरब के कुछ लोग आए थे, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, कुछ आया नहीं आया। लेकिन किस तरह दिखा रहा था कि पूरा सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है पाकिस्तान। इसी तरह यूएई से इतना कुछ आ रहे हैं, कुछ आया नहीं टाइम लगेगा। आया। कुछ नहीं होएगा भाई, टाइम बाइम नहीं, कुछ नहीं आएगा। हजारों एमओयू पड़े हुए हैं पाकिस्तान में साइन किए हुए, इंप्लीमेंट हुआ है इस पे? अभी नहीं हुआ। थोड़ा एतमाद देख रहे हैं नहीं कि एतमाद हो जाए, किसका एतमाम देख रहे हैं? कि थोड़ा सा वक्त गुजर जाए फिर इसके बाद मतलब हाँ, वक्त गुजर जाएगा, जिस तरह 75 साल गुजर गए इस तरह और निकल तो जाएंगे आपकी नज़र 75 में साल। कोई ऐसा सियासतदान नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो लीड करे पाकिस्तान को? नहीं, आज की तारीख में नहीं है। उसकी वजह मैं बताता चलूँ। सियासतदान की मसला क्या है कि वो एक ही तरफ देखते हैं कि बस ये हमको ले आएंगे। बस सोच जब तक ये चेंज नहीं होगी, आप किसी पे ऊपर डिपेंड रहेंगे कि ये मुझे लाएंगे, तो जो आपको लाएगा फिर वो अपनी तरह से चलाएगा आपको। यही हुकूमत, पिछली हुकूमत का भी यही था, उससे पिछली हुकूमत का भी यही था, इसी तरह था। सबको कोई लाया है। बल्कि आप चले जाए पूरी हिस्ट्री पे पाकिस्तान की पीछे चले जाएं। तो खान साहब के बारे में आपका क्या राय है? खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट लाई थी। इसके बाद देखिए मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या है। मैं तो ज़्यादा दूर, आपको ज़्यादा दूर नहीं ले जाता। मैं 98 के इलेक्शन में लेकर जा रहा हूँ, और इससे पहले नवाज शरीफ को कौन लाया? इस्टेब्लिशमेंट। बाद में उनसे नाराजगी हो गई। अल्ताफ भाई, जो अल्ताफ हुसैन थे, इनको कौन लाया? इस्टेब्लिशमेंट। बाद में उनसे इख्तलाफात हो गए। तो इस्टेब्लिशमेंट जिनको लाती है कुछ अरसे बाद उससे उनके इख्तलाफात हो जाते हैं। बस यही स्टोरी है। खान साहब का भी यही हुआ, नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ, भुट्टो के साथ भी यही हुआ। सबके साथ इस्टेब्लिशमेंट लाई, उसके बाद इनके इख्तलाफात हुए। ये पाकिस्तान की आज हिस्ट्री यही रही है। कोई भी सियासतदान अपने बलबूते पे नहीं आया। जो अपने बलबूते पे आया था तो मुल्क 2 हो गए थे। इसका मतलब आपकी नज़र में कोई भी लीडर नहीं है आपसे? सबको establishment लाई है, ये सच्चाई है। सलमान अली साहब आपकी तरफ आता हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि भाई इस वक्त जो है मैं ये देख रहा हूँ, अगर जागीरदार के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया तो आवाम बाहर आ जाएगी, और उसके बाद जो है ना बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होगी और चीफ साहब वाला खेल शुरू हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा फारूक सत्तार साहब खुद बाहर आए अच्छी तरह, वो खुद दबक के बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये कि देखिए पॉलिटिकल करेक्टर एक चीज़ होती है। पहले तो भाई ने हमारा अर्ज़ किया कि
इस मुल्क में लीडर नहीं है, सियासतदान नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं, बिल्कुल सही फरमाया, आई एग्री विद हिम टू द फैक्ट कि इस मुल्क में लीडर जेन्युइन अभी तक कोई नहीं है। अगर है कोई, मैं वो उसको आधा कहेंगे, पूरा नहीं कहेंगे, उसमें बात डिबेटेबल है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लीडर जो हमारे मौजूद है। अच्छा, अब लीडर अलग होता है, सियासतदान अलग होता है, पहले तो हमें ये तमीज़ करने की ज़रूरत है। सियासतदान है, मुल्क में बेतहा है, आधा कौन सा है, लेकिन तो पता चला। हर कोई किसी न किसी एस्पेक्ट से कहीं ना कहीं अपने आप को लीडर मानता है। देखिए, फिर वो होता है हमारे मुल्क में बायसनेस शुरू हो जाती। अगर हम उससे आप जेन्युइनली पूछें, इमरान खान साहब में वो पोटेंशियल है कि ही इज अ लीडर, लीडरशिप की क्वालिटीज उसमें है, इसमें कोई शक नहीं। कौन है? जरदारी साहब है, नवाज शरीफ नहीं, साहब है, ये बिलावल सियासतदान साहब है, ये सियासतदान है, अच्छा, लीडर नहीं है, अच्छा। ये सियासतदान है। बड़ा फर्क होता है लीडर में और सियासतदान में, ये हम पहले बात कर चुके हैं। सियासतदान, अगर आप सियासतदान नहीं है तो एक पॉलिटिकल करेक्टर एक चीज होती है। पॉलिटिकल करेक्टर क्या चीज होती है? जब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो अपने उसूल पे खड़े रहिए, आप जो बात कर रहे हैं उसको पूरा कीजिए आवाम की नजर में। जैसे भाई ने कहा कि जलसों में कुछ और बोलते हैं और हकीकत में कुछ और करते हैं, ये तजाद भी नहीं होना चाहिए। एक अच्छे सियासतदान जिसका करेक्टर होता है। और अगर आप में ये सब चीजें नहीं है तो आप वो कन्वेंशनल सियासतदान है जो आपके मुल्क में नजर आ रहे हैं दर्जनों के हिसाब से। इसका मतलब पाकिस्तान की सियासत भी इतनी अच्छी नहीं है। वो बहुत बुरा हाल है, उसका एक सिस्टम है। और दूसरी बात कि अगर हम पास से कंपेयर करें तो एक बात में आउट राइटली कहूँगा, जो सच बात है उसको, हक बात है उसको कहना चाहिए कि पीटीआई के दौर में एक चीज जो मुझे जो प्रेज वर्दी है कि आप नोट करें, वो हर अंधे को भी नजर आ रहा है, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी उन्होंने क्रिएट की थी। और हर बंदा, और इस वक्त मुल्क की जरूरत ये है, आपको कोई पैसा दे रहा है बाहर से, आईएमएफ दे रहा है, रुला रहा है, सऊदी अरब दे रहा है, 100 अरब की बात हुई, SIFC 100 अरब से 50 अरब हुआ, 50 अरब से 5 अरब हुआ, वो 2 अरब भी कोई नहीं आई। बिल्कुल सही फरमाया ना, चाइना का विजिट फ्लॉप हो गया, कुछ नहीं आ रहा। वाई? हमारी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है सियासतदानों की। अब एस्टेब्लिशमेंट की भी हर्ट हो रही है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जियो पॉलिटिकली जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को भी बुरी नजरों से देख रहे हैं कि ये लोग अपना मामला सीधे नहीं करते। होगा क्या लॉन्ग रन के अंदर कि आपकी जब क्रेडिबिलिटी तबाह हो जाएगी तो आपकी मुल्क कोलैप्स होने की तरफ जाएगा। अब ये चीजें हमारे सियासतदानों को समझ में नहीं आ रही, या हमारी एस्टेब्लिशमेंट को समझ में नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो पॉलिटिकल विजडम, उनको तो बहुत ज्यादा तरीके से समझ में आ रही होगी। नहीं असरार साहब हंस रहे हैं, क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है कि इकबाल भाई आपसे वो सवाल लेके फिर इनकी तरफ बढ़ते हैं। असरार साहब कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे कि मैं कुछ जवाब देने वाला हूँ। देखिए, आप लीडरशिप की बात करते हैं ना आप, तो देखें पहले तो ये देख लें कि लीडर होता कौन है, लीडर में क्या क्वालिटी होती है। पहली क्वालिटी जो आपको अभी किसी में नजर नहीं आएगी, लीडर वो होता है जो गुड लिसनर होता है। आपको पाकिस्तान में कोई नजर आ रहा है गुड लिसनर? सुनते हैं किसी की बात? कौन सुनता है? कोई नहीं। इसका मतलब लीडर नहीं है। लीडर वो होता है जो सुनता है अपनी पूरी टीम की बात। और जो लीडर के गोल होते हैं ना, लीडर अपना गोल अचीव करने अकेला नहीं, अपना गोल सिर्फ अचीव नहीं करता। हमारे यहाँ क्या है कि लीडर क्या करता है, जिसको हम लीडर कहते हैं, जो लीडर नहीं है, वो अपना गोल दूसरों के जरिए अचीव करवाता है। लीडर वो होता है जो अपना गोल और अपनी पूरी टीम का गोल उसको ज्वाइंट करके निकलता है, तब जाके वो लीडर बनता है। वो लीडर नहीं है जो सुनता नहीं है, गुड लिसनर नहीं है। आप अभी जिसके नाम आ रहे हैं, खान साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, जितने जो हैं, जितने भी आपने सुना है, कभी इन्होंने किसी को सुना है? इनमें सुनने की सलाहियत है? नहीं है। जिस इंसान में सुनने की सलाहियत नहीं है वो लीडर बन ही नहीं सकता। तो आप जब तक आप देखें हमारे इर्द गिर्द जितने नाम आ रहे हैं, इनके अंदर डेमोक्रेसी है? नहीं है। किसी एक पार्टी में बता दे डेमोक्रेसी है? नहीं है। वो खुद जबरदस्ती बैठे हुए हैं, किसी को चांस नहीं देते। और जो एक सेकंड, जो कोई ऐसी बात करता है जो इनसे इख्तलाफ रखता है, उसको वो आउट कर देते हैं। तो लीडर आपका कहां से आएगा? जो हमारे सामने फेज है वो लीडर है ही नहीं, वो सियासतदान भी नहीं है। क्यों सियासतदान भी नहीं है? मैं बोलता हूं क्यों। सियासतदान भी वो होता है जो सबको लेकर चलता है। सियासत का हमने पॉलिटिक्स को एक गाली बना दिया, ताकि पॉलिटिक्स के बगैर आपका घर भी नहीं चल सकता। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है, किसी को हमको बुरा बोलना होगा ना कि ये आदमी बुरा है, तो हम बोलेंगे यार ये सियासतदान है। वो सियासतदान बुरा नहीं है, सियासत के बगैर कुछ नहीं चल सकता। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमने सियासत को गाली बना दी है। वजह क्या कि सियासतदान वो होता है जो सबको लेकर चलता है। सियासत के पिलर उसूल सबको लेकर चलना, मुझे बताओ कौन लेकर चलता है? लीडर तो बहुत बड़ी बात है, ये सियासतदान भी नहीं है। ये पता नहीं क्या है, इनके लिए आप एक नाम नया दरियाफ्त करें। भाई ये तो आधे लीडर भी खत्म कर दिया उन्होंने। खान साहब लीडर है या नहीं है? अच्छा, अभी इकबाल भाई ने इतनी बातें कर दी कि मुझे कम से कम उसके लिए पूरा प्रोग्राम चाहिए होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। पहली चीज़ तो उन्होंने जो फरमाया कि जी पीटीआई, इनकी एक स्क्रिप्ट है माशाल्लाह से। इकबाल भाई की आप पिछले 100 प्रोग्राम निकाल लें, एक ही स्क्रिप्ट है, वो फलान एस्टेब्लिशमेंट लाया। मुझे बताया 13 और 18 में हमें इलेक्शन हराया गया, हम हर हल्के के ट्रिब्यूनल्स में गए। हमारे खिलाफ 18 में कितनी पार्टीज ट्रिब्यूनल में गई? आपको ये याद होगा
कि जब केपी में हमारी गवर्नमेंट थी और लोकल बॉडीज़ में एहतजाज हुआ तो खान साहब ने कहा आ जाए दोबारा इलेक्शन करा ले, सारी पार्टियां भाग गई। देखिए ये कह देना कि जी इस्टेब्लिशमेंट, हम इलेक्शन जीत के आए थे, अगर हम गलत तरीके से जीत के आते। कराची की क्या पोजीशन थी? कराची में हमारे खिलाफ कौन पिटिशन पे गया था? मुझे जरा एक पिटिशन बता दे, किसी भी हल्के, किसी एक हल्के की बता देना। आज हम कराची के हर हल्के पे पिटिशन पे हैं, जहां हम 30,000 से लेकर 95,000 तक के मार्जिन से सीटें जीते हुए हैं। कह देना बड़ा आसान है। दूसरी बात इन्होंने फरमाई, एक तो मैं बसद एहतराम, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, बसद एहतराम जो इन्होंने लीडरशिप की क्वालिटी डिफाइन की, वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती। लीडरशिप की पहली क्वालिटी होती है वो दिलेर होता है, ठीक है। और अगर लीडर सबकी सुनने लग जाए ना तो वो लीड नहीं कर सकता। लीडर एक वो चीज़ होती है कि जो अपने सोच के मुताबिक अपनी टीम को लेके चले और उस गोल को अचीव कर सके। अगर सबके सुनने लग गए तो आप लीडर बन सकते हैं। इकबाल भाई की नजर में लीडरशिप की क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो मुसल्लिम मौसूद सारे स्टेटमेंट एक जैसे ही इकबाल भाई के नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, मैंने तो चैलेंज किया इकबाल भाई के पिछले 100 प्रोग्राम निकाल लें, अगर डिफरेंस हुआ तो मैं आपको चाय पिलाऊंगा, नहीं तो इकबाल भाई से चाय पियेंगे। मैंने क्या ऐसा पहले कहा है? आप सारे ये एक सेकंड देखिए, ये आप आपने बीच में मेरा नाम लिया तो नहीं देखिए, तीन बातें जवाब नहीं दे रहा, मैं एक छोटी सी बात के जवाब नहीं दे रहा। चले। मेरा मकसद पता है क्या है? मैं जिस भी प्रोग्राम में जाऊंगा ना, जो मुझसे सवाल किया जाएगा मैं उसकी मेरिट पे जवाब देता हूं। मैं यहाँ की बात और वहां की बात को कभी नहीं मिला रहा। यूं तो मुझे भी बहुत कुछ बोलने आता है, लेकिन आपका जो सवाल था मैंने उस पे जवाब दिया। और मेरा मकसद यही है कहीं भी मैं जाऊं कि मुझसे जो सवाल किया जाए उसकी मेरिट पे जवाब दूं। आप जो सवाल करेंगे मैं वही बताऊंगा। मेरिट यही है ना कि आप यही कहते हैं कि सारे एस्टेब्लिशमेंट में लाए, स्क्रिप्ट कहां से आ गई? नहीं स्क्रिप्ट मैं आपको कह रहा हूं, आप सवाल करोगे जवाब दूंगा ना। तीसरी बात उन्होंने फरमाई कि जी लीडर कोई नहीं है, सियासतदान भी कोई नहीं है, इनकी नज़र में कोई कुछ नहीं है। माशाल्लाह इकबाल भाई को जो है ना मुल्क का नजर 5 साल के लिए देखिए, बात ये होती है लीडर वो होता है, नहीं मेरी सुन लेना, उनको माशाल्लाह जरूरत भी नहीं, अल्लाह ताला उनको कारोबार में खुश रखे, वो अच्छी बात है। सियासत को वाकई एक बात से प्रोफेसर साहब की बात से और इकबाल साहब की बात से एक बात से मुत्तफिक हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। हमें सबसे पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी आए। जब तक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं आएगी तो जब वो गवर्नमेंट में आएंगी तो डेमोक्रेसी पर अमल दरामद नहीं कर सकती। इस हद तक मैं मुत्तफिक हूँ। जहाँ तक ये फरमा रहे हैं कि लीडर, अगर देखें एक शख्स नेशन को गाइड कर रहा है, नेशन को बता रहा है कि आप आज से पहले किसको पता था IMF क्या होता है, किसको पता था पेट्रोल लेवी क्या होती है, ये सारी एजुकेशन एज ए लीडर इमरान खान ने दी ना। आज नौजवान सवाल कर रहा है, हर चीज का सवाल कर रहा है ना। लीडर वो होता है जो अपनी कौम को एजुकेट करता है, जो उसका टीचर होता है, जो उसको सिखाता है कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। अब मेरा भाई अगर उसको लीडर नहीं मान रहा तो उस लीडर को दबाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम इदारे सब मिलकर उसको एक को दबाना चाह रहे हैं, तो कोई लीडरशिप तो क्वालिटी होगी ना। तो इकबाल भाई की बात उनको समझा दे कि भाई आप खामखा उसके खिलाफ मौलाना साहब भी तो आप लोगों के साथ आना। देखिए बात मौलाना साहब की ये नहीं है, बात सिंपल इतनी है कि इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है, मैं एक और बात इन्होंने फरमाई और बड़ी दबे अल्फाज में कही, लेकिन मैं उसको बिल्कुल खुल के कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी कमजोरियां हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपने मफादात के लिए उस गेट नंबर 4 की तरफ देखती हैं। अगर वो उस गेट की तरफ देखने के बजाय अवाम की तरफ देखना शुरू कर दें तो मामलात हल होना शुरू हो जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आज PTI पे बुरा वक्त है तो हम जाके अच्छी चमचागिरी कर लें, हम अच्छे बूट पॉलिश कर लें तो शायद हमें मौका मिल जाए। लेकिन ये याद रखिए, मतलब मौलाना साहब आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ भी उनके घर पहुंच गए। जो भी पाकिस्तान में समझदार सियासतदान होगा वो अवाम की नर्व्स देख रहा है कि अवाम की जो भी होगा, सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी की पॉजिटिव या नेगेटिविटी बात, इस वक्त अवाम मतलब जो इमरान खान साहब से मिलेगा तो नहीं, मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा। मुझे अच्छा सवाल है कि समझदार कौन है यहाँ पे? नहीं, मेरा सिर्फ एक 1 पॉइंट है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी विदाउट सिंबल इस तरीके से मैंडेट ले सकती तो उनको नजर नहीं आ रहा कि पब्लिक का, देखिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन हुई है, इसको आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते कि जब आपका किसी पार्टी का सिंबल ना होने के बावजूद अवाम ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया। वरना तो यहां क्या कहते थे मेरे भाई इकबाल भाई के प्रोग्राम निकाल दें, इस मुल्क में वोट से कुछ नहीं होता, यहां वही फैसला होता जो एस्टेब्लिशमेंट। ये पहली दफा उनको चैलेंज हुआ ना, फिर उनको फॉर्म 47 का सहारा लेना पड़ा, वरना फॉर्म 45 में तो वो हार चुके थे। तो द पॉइंट इज दिस कि जब तक हम कौम को एजुकेट नहीं करेंगे और हम इन चीजों पे नहीं आएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं इससे मुत्तफिक हूं। अगर
वो ये देखते हैं कि हम इसको गिरा के हम आ जाएंगे तो कल आपको गिरा के कोई और आएगा। आपको आपके उसके अंदर से तो कोई भी लीड नहीं कर रहा मुज़ाकरात के हवाले से। नहीं, मुज़ाकरात देखिए, मुज़ाकरात की बात अभी तो इस वक्त तो हम, जिसने चोरी की है मेरे घर पे, मुझसे क्या मुज़ाकरात करूंगा? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। यहाँ पे पीटीआई स्प्लिट नजर आती है विद ड्यू रिस्पेक्ट, Sure. कि एक तरफ वो मुज़ाकरात की बातें भी कर रहे हैं, एक तरफ वो प्रिंसिपल स्टैंड ले रहे हैं, तो और दूसरा जो कुछ लोग हैं उसमें उन्होंने प्ले अराउंड कर दिया और मैसअप किया। तो यहाँ पे मुझे लगता है, मेरी जाती राय है कि पीटीआई को प्रिंसिपल स्टैंड ही लेना चाहिए। अब आप एक हद तक गए हो आगे तो फिर थ्रू हो जाओ, उसके जाओ आगे तक, देखो कहाँ तक जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे स्प्लिट होता हुआ नजर आ रहा है। एक सेकंड में जरा क्लियर कर दूं। इकबाल भाई बहुत माजरत करें, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल बात सही की, लेकिन मैं इनको करेक्ट कर दूं। हम अपने प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर ही खड़े हैं। आज हम अपने प्रिंसिपल स्टैंड से डिविएट करते हैं ना, वील फिनिश्ड। मैं आपको क्लियरली बात बता रहा हूं। और आज भी जो पॉपुलैरिटी है या जो लोगों की सिंपैथी हमारे साथ है, वो हमारे प्रिंसिपल स्टैंड की वजह से। हम डिविएट नहीं कर सकते। कोई भी शख्स, पार्टी के अंदर स्प्लिट ट्राई हो सकती है, मैं एग्री करता हूं आपसे। लेकिन जो इंप्रेशन जा रहा है ना, अभी मौलाना साहब आ रहे हैं और जो बयान आया है कि अभी मुज़ाकरा शुरू कर रहे हैं, उससे इंप्रेशन पब्लिक में आ रहा है कि आप इस इलेक्शन की धांधली के अगेंस्ट अगर इस पर खड़े होकर बात कर सकते हैं। क्या आइंदा मुल्क में कल को लेट्स सपोज हमारी गवर्नमेंट आ जाती है और हमारी गवर्नमेंट के बाद हम अपनी गवर्नमेंट के तहत इलेक्शन कराते हैं, तो हम फॉर्म 47 के तहत 100% सीटें लेके मुल्क में सदारती निजाम ले आएंगे, तो क्या वो सबको कबूल होगा? इस तरह की चीजें को खत्म होना चाहिए। ठीक है, मुज़ाकरात पे बात करते हैं। इकबाल साहब क्या बोल रहे हैं? मुज़ाकरात पे बात देखें आप, कुछ दिन पहले, ज़्यादा कोई पुरानी बात नहीं है, कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दे रहे थे खान साहब, मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, बाकी किसी से बात नहीं करूंगा, ये चोर डाकू, हमारा मैंडेट इन्होंने चोरी किया है, यही बात है। अभी आज इन्होंने अपनी इस कमेटी का हेड पता है किसको बनाया है? महमूद खान अचकजई, जिनके बारे में इनकी राय आप देख लें क्या थी। और अभी इनको बनाया है, इनके पास अपनी पार्टी के अंदर कोई बंदा ही नहीं था जिसको वो हेड बनाते। पहला तो सवाल ये है, नहीं था ना, इसका मतलब कोई है ही नहीं। मतलब ये मतलब किसी को, मतलब जो दिल होता है डिसीजन ले लेते हैं, किसी से पूछते नहीं है। मेरा मकसद कहने का ये था लीडर के हिसाब से कि जब आप सबकी बातें सुनोगे ना, तो आपके पास एक अच्छा फीडबैक आ जाएगा। फीडबैक आने के बाद आप एक डिसीजन लोगे तो बात चेंज हो जाती है। मैं किसी की सुनूंगा नहीं और डिसीजन लूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। क्योंकि देखें, आपका वजीर खारजा एक अलग होता है, वजीर खजाना अलग होता है, इतने सारे वजीर होते हैं। क्यों होते हैं? आपको गाइड करने के लिए। आप उनकी सुनोगे ना कि अपनी तरफ से बोलोगे, तो सुनना पड़ता है। कोई भी लीडर इस तरह नहीं बनता कि किसी की सुने नहीं और डिसीजन ले, वो फेल हो जाता है। अब महमूद खान अचकजई, उसको बनाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि एक तरफ तो आप बोलते हो कि हमको इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अब मैं आपको बताऊं महमूद खान अचकजई के बारे में इनकी क्या राय थी खुद की। आज इनको हेड बना दिया, इनकी पूरी पार्टी में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको वो हेड बना सके। अब महमूद खान अचकजई का बनाने का मकसद ये है कि मुज़ाकरात पहले दिन से फेल हो गए। अब मैं बताऊं क्यों। वो आज की जो सबसे बड़ी पावर है, जो एस्टेब्लिशमेंट, उनसे तो वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो इनके साथ बैठेंगे नहीं। अब वो किसके बात करेंगे? शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से और आसिफ जरदारी से, जो इनको एक शब्द नहीं है। वो तो इनको एक शब्द नहीं है, वो तो एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? हमको पहले हमारा मैंडेट दे दो, जो मैंडेट है, या आप अपना मैंडेट खत्म करो। यानी इनकी डिमांड पता है क्या है? कि आप लोग अपनी गवर्नमेंट खत्म करो और मुझसे मुज़ाकरात करो। कौन करेगा इस तरह अपनी गवर्नमेंट खत्म? यानी पहले अपने आप को गोली मारो, फिर मेरे से बात करो। ये किस तरह की इनकी डिमांड है? ये क्या चाहते हैं? मुझे यही समझ में नहीं आता। मैं इनके ऊपर स्टडी कर करके थक गया हूं। इनकी पॉलिसी क्या है? ये आज जो कहते हैं, 4 दिन बाद कुछ और कहते हैं, भाईजान उसको डिफेंड कर रहे होते हैं। 10 दिन बाद खान साहब कुछ और बोलेंगे, भाईजान उसको डिफेंड करेंगे। 15 दिन वो उसकी ऑपोजिट बात करेंगे जो उन्होंने 1 महीने पहले कही थी। वो उसको आप बताएं मुझे, जिसको ये चोर डाकू बोलते हैं, उनको ये वजीर दाखिला वो बना दिया, चीफ मिनिस्टर पंजाब का। जिनको तो आज जिन मौलाना फजलुर रहमान को ये क्या क्या कहते थे, आज उनसे भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान की डिमांड क्या है? सोचे, जब मैंडेट पे बात आती है, उनकी डिमांड है कि हमारे साथ धांधली हुई केपी गवर्नमेंट में। सही है, आप जब मैंडेट को देना है तो उनको दे दे। केपी गवर्नमेंट में तो आपने हुकूमत बनाई है, वहां तो नून लीग थी नहीं। तो अगर उनकी बात सच है तो फिर आप हट जाएं, केपी गवर्नमेंट इनको हवाले करें। इनकी बातों में इतना तजाद है कि इनसे मतलब क्या बात करें समझ में नहीं। कि यू टर्न है, यू टर्न भी नहीं है, ये पता नहीं 4 यू टर्न एक साथ है। एक यू टर्न भी अभी समझ में आता है, ये 4-4, 6-6 यू टर्न करते रहते हैं। इख्तलाफ राय अलग चीज होती है, मुखालफत नहीं करनी चाहिए। इख्तलाफ राय हर इंसान को रखनी चाहिए। और दूसरा जो प्रिंसिपल बात है उसको करना चाहिए। पीटीआई से मेरी जाती राय में गलती का हुई कि जब ये लोग पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे
तो इनको पूरी फ्रेश लॉट उठा के लानी चाहिए थी। ये जो उन्होंने इलेक्टेबल्स के नाम पे खान साहब ने बंदे तो है लाए ना, पाकिस्तान उन्होंने इनको गड़वा दिया, फंसवा दिया। पाकिस्तान में है कहाँ इतने सारे? ये भी एक बोल्ड स्टेप होता, अगर उस वक्त ले लेते तो आज उसके फ्रूट्स खा रहे होते। बीच में जो इलेक्टेबल्स उन्होंने लिए 2018 में और 2013 में, वो इस चक्कर में कि इलेक्टेबल्स हमें जितवाएंगे, उन्होंने इलेक्टेबल्स नहीं, उनको फिर खड्डे लाइन लगवा दिए। दूसरी बात ये कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अब एक जमाने में तो मौलाना फजलुर रहमान से इख्तलाफ था, उनको डीजल कहा जाता था, अब उन्हीं के साथ मिलकर आप अलायंस कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी मजे की बात ये कि उनका स्टैंड ये कि मेरे साथ केपीके में प्रॉब्लम हुई है, तो जब आप अलायंस करेंगे और जब बात आएगी टेबल टॉक के ऊपर, तो वो आपको ही अपोज कर रहे होंगे पीटीआई को कि भाई आपने मेरी गवर्नमेंट खाई है। तो ये एक अलग मैसअप, एक खिचड़ी पक जाएगी, जो कि ऑलरेडी हमारी सियासत में बन चुकी है। अच्छा, ये जो दूसरी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, इन लोगों की अप्रोच आवाम से लेकर एक गली में खड़े हुए एक कुत्ते को भी पकड़ लेंगे, उससे पूछ लेंगे क्या अप्रोच है इनकी, उसको भी समझ में आ गई। इनकी अप्रोच है कि मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट में रहना और अपना काम करते रहना, जो भी वट एवर इट टेक्स गवर्नमेंट में आपने रहना है, वट एवर इट टेक्स गवर्नमेंट में आपने रहना है, भले चाहे एस्टेब्लिशमेंट से किस तरह भी ताल्लुकात रखने पड़े, उल्टा लटकना पड़े, जो भी करना पड़े। अब इस सिनेरियो को सुलझाएगा कौन? मैंने जैसे कहा कि पॉलिटिकल करेक्टर नहीं है और पॉलिटिकल विजडम भी किसी के पास नहीं है। यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए। दूसरा, इसके बरक्स पॉपुलैरिटी अपनी जगह भी पीटीआई की, उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि विदाउट लोगों जो है उन्होंने इलेक्शन पूरा जीत के दिखा दिया, पॉपुलैरिटी बहुत है खान साहब के एज ए लीडर। तो ये चीजें एस्टेब्लिशमेंट को रियलाइज करनी चाहिए। ये स्प्लिट हो रहा है मुल्क के अंदर, जब दो ताकतें पॉलिटिकल इंतहाई कह लीजिए एक एक्सट्रीम एंड पे चली जाए, तो उसका नुकसान किसको हो रहा है? मुल्क को हो रहा है, आवाम को हो रहा है, ये कोई नहीं बोल रहा। जी सर साहब, 4 यू टर्न। अच्छा चलिए, मैं पहले इकबाल भाई की बातें करूँ। प्रोफेसर साहब ने तो बहुत डिसेंट सी बातें की, पर इकबाल भाई ने एक बात की थी कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, तो बिल्कुल इसलिए कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने फॉर्म 47 के ज़रिए ये कौम पर अजाब मुसल्लत किया। ये किसी भी तरीके से कोई भी इलेक्शन नहीं जीत, 17 सीटों वाली पार्टी को आप मुल्क का वज़ीर आज़म बना दें, तो फिर जिसने बनाया उससे बात नहीं की जाएगी। नहीं, एक बात पहले एक बात ले लेते हैं, मौलाना फजलुर रहमान वाली बात। मौलाना फजलुर रहमान में 1 बाय 1 करूंगा ना सर। आप जब 3 चीजें मेरे पास आएंगी तो मुझे जवाब देने का तो हक है ना, या मैं खामोश हो जाता हूँ, वो बोलते हैं वन साइडेड अप्रोच। द पॉइंट इज दिस कि जो बात ये कर रहे हैं मैं उसका पॉइंट टू पॉइंट, इन्होंने पहली बात की। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई को आपने क्यों बनाया। भाई पार्टी का डिसीजन जो होगा वो पार्टी की लीडरशिप बैठ के डिसाइड करेगी कि हमने किसको आगे करना है। हमने महमूद खान अचकज़ई को जो है वो सदारत के लिए भी उम्मीदवार नामजद किया था। ये पार्टी का प्रियोगेटिव है ना। अब पार्टी को या तो इकबाल भाई पार्टी ज्वाइन कर लें, इनको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में लें, फिर इनकी एडवाइस के ऊपर अपनी राय तो देने का हक है ना मुझे। सर आप कह रहे हैं ना पार्टी का मैं तो अपनी राय दे रहा हूं, मैं आपकी पार्टी में क्यों आऊंगा? आपको एडवाइस करूंगा, आपने मुझसे एक भाई ने मुझसे सवाल किया तो मैंने जवाब दिया। मैं तो आपको लॉजिक दे रहा हूं। नहीं तो फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, बैठ के कहूंगी एक सेकंड, अगर मैं अपना तजिया नहीं दूं, नहीं दे रहा हूं, आऊं क्यों? यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए मुझे। मैंने आपकी बात तो तजिया से सुनी, आपकी जितनी भी बातें थी आप एक ऑफर कर रहे हो ना, मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आपको ये कह रहा हूं कि आप कराची का सेंटर आपके कहने पे तो नहीं चल सकते। मैं कहां बोल रहा हूं? मेरे से सवाल था, मैंने जवाब दिया। समझ नहीं आ रहा तो आपको समझाने के लिए क्लासेस लेने आपने ज्वाइन कर समझाने दे ज्वाइन करे सेंटर में मैं जाऊं, मैं नहीं जा सिंपल मैंने कहा ये बोला अब्दुल्लाह, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मुझसे सवाल क्या मैंने जवाब दिया। सवाल का जवाब इस तरह होता है ना कि आप एडवाइस कर रहे हैं। देखिए एडवाइस करना, पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, आपको पता है कि हमारा अभी तो आपका ये बुरा हाल हो गया। आप लोगों के पास अगर एडवाइस लेते किसी की बात में हाल थोड़ी होता। अरे मेरे भाई एडवाइस देने वाले ना, एडवाइस देने वाले उनका अपना बुरा हाल है। आप ये बात कर रहे हैं ना, एडवाइस सुन भी लेते ना, अमल की बात नहीं तो आप बात कर रहे हैं ना। मैंने आपको पूरे प्रोग्राम में इंटरप्ट नहीं किया, नहीं तो आपने डायरेक्ट पर्सनलाइज भी नहीं हुआ। मैं आपसे पर्सनलाइज आपसे पर्सनलाइज हुआ भी नहीं करेंगे तो किसको कर रहे हैं? नहीं तो पर्सनलाइज थोड़ी वो पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव आप जब पीटीआई पे बिला वजह की तनकीद करते हैं विदाउट अ लॉजिक, तो मेरा हक है मैं उसका जवाब दूंगा। पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं सारे वासी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। नहीं तो वो तहम्मुल रखे ना, जब आप बात करते हैं डायरेक्ट दो जाते अभी हैं तो आपने डायरेक्ट लंबी तकरीर की गुड लिसनर, तो पहले खुद आप मेरे से डायरेक्ट बात तो सुनिए, नाम लेकर एक बात करो, मुझे मजबूर लेकर आपके बारे में और अपनी बात करें। इस तरह ये आपका इंस्टीट्यूशन है, आपका बिजनेस है, एम्प्लॉय से बात करें। आप डायरेक्ट मत हो जाओ, यहाँ कभी डायरेक्ट हो जाओगे तो मुझे भी आता है डायरेक्ट। क्या करना है,
ये करे, मैं आपको कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ यार, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपकी पार्टी में किसको आना है यार, कोई भूखा नंगा नहीं है, ये हाल है पीटीआई का। अच्छा मेरे जो टके के लोग आते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले असल में आप लोग अपनी बात कर रहा हूँ, ये मेरे से डायरेक्ट पहले एक साल से वही बात कर रहा है, पहले उन्होंने कहा ना, मैंने कहा 2 साल से आप मेरे से डायरेक्ट थोड़ी हो रहा हूँ, तो आप पीटीआई आपके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है। जब आप सवाल करेंगे मैं वही जवाब दूंगा, बस खत्म। अच्छा सर सर मैं आपकी तरफ आता हूँ कि वो मौलाना फजलुर रहमान वाली बात आप पूरी कर दे कि अच्छा मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर भी आ जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने केपी के किस हल्के को चैलेंज किया? डेरा इस्माइल खान जहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद हारे में, उस हल्के को चैलेंज किया उन्होंने। ये तो कोई बात ही नहीं कि उनका मैंडेट खा गया या कुछ कर लिया। भाई किसको बना है? आए ना ट्रिब्यूनल्स में, हम भी तो गए हुए ट्रिब्यूनल्स में। ये कहना बहुत आसान है धांधली होगी, लेकिन अगर आपके पास एविडेंसेस मौजूद है कि फॉर्म 45 में ये पोलिंग स्टेशन हम जीते हुए, तो फिर आप कह सकते हैं ना हमारा मैंडेट चोरी। अब मैं घर पे बैठा हुआ हूं और मैं कहूं जी मुझे हरा दिया गया और मेरा मैंडेट। मुज़ाकरात के हवाले से अगर बात हो रही है, अगर वो आपके फेवर में बोल रहे तो आप उसकी बात करेंगे, नहीं बोलेंगे। अभी एक बात यहाँ ये भी मुझे यहाँ पता चला हमारा अलायंस हो गया, कोई ऐसा कोई अलायंस नहीं हुआ। देखिए पॉलिटिकल फोर्सेस बात करती हैं, पीटीआई एक पहली पार्टी है जिसने केपी में तीसरी दफा गवर्नमेंट बनाई है और हर दफा हमें मैंडेट पहले से ज्यादा मिला है। उसकी वजह क्या है? कोई हमारी परफॉर्मेंस, कोई ऐसी प्रैक्टिकली जो मराहत उन्होंने वापस ले ली हो, कोई इस तरह की चीज की हो, जैसे तनख्वाहों के अंदर, इसके अंदर। अभी केपी का बजट तो नहीं है ना, मैं सिर्फ आपको ये बात कर रहा हूँ कि अगर केपी के अवाम ने 3 दफा किसी 75 साल में किसी पार्टी के ऊपर एतमाद किया तो पहली दफा पीटीआई ना, और हर दफा पहले से ज्यादा मैंडेट के साथ आए। ये नहीं कि हम पहली दफा कोलिशन में आए, दूसरी दफा सिंपल मेजोरिटी, इस दफा 2/3 मेजोरिटी से। द पॉइंट इज दिस कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ अगर बातचीत हो रही है तो एक पॉलिटिकल फोर्स है। बातचीत का ये मकसद तो नहीं कि हमारा कोई सियासी इत्तेहाद हो गया, हमारा नजरियाती इख्तलाफ है। मौलाना फजलुर रहमान ने सबसे पहले हम पर तनकीद की थी कि हम यहूदी एजेंट हैं। इससे बड़ा तो और कोई नहीं कि आपके दीन के ऊपर अटैक कर दिया था ना। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कह दिया कि जो मेरा सियासी बयान था उस पर कोई बात नहीं करेगा, इसलिए कि वहां बात करते हुए पर जलते हैं। वो यू टर्न नहीं है, यू टर्न जो हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब भी तो चले गए ना मौलाना साहब के पास। मैं यही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सर कि अगर पॉलिटिकल फोर्सेस शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के एक दूसरे, जरदारी साहब का क्या बयान था कि अगर हमने मियाँ साहब के साथ इत्तेहाद कर लिया तो हमें खुदा भी माफ नहीं करेगा। क्यों नहीं बोलते उस पर? वो यू टर्न नहीं है। तो ये आप बातें अगर करते हैं तो बिल्कुल लेवल पे बात करें। तमाम पॉलिटिकल, आप जब तजिया निगार बनते हैं या एंकर बनते हैं, आपका फेवरेटिज्म किसी, हाँ आपने अगर फेवरेटिज्म करना है आए पार्टी किसी के साथ ज्वाइन करें, फिर आपको भी तनकीद उतनी। आप क्या सबसे बड़ा तरीकाकार वारदात ये होता है कि आप तजिया निगार बनते हो, एक पार्टी को टारगेट कर रहे होते हैं और दूसरी पार्टियों के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं प्रोग्राम में आए, मैं सलीम भाई बैलेंस कर रहा हूं, मैं जेनेरिक बात कर रहा हूं, मैं जेनेरिक पार्टी बैठी हो या कोई भी पार्टी बैठी हो। प्रोफेसर साहब ने बातें की, प्रोफेसर साहब ने जितनी बातें की बैलेंस बातें की ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये आप इस तरह की बात करें। मेरे जितने भी प्रोग्राम में इकबाल साहब आए और पीपल्स पार्टी, मैं इकबाल भाई की बात नहीं कर रहा, जिसके साथ उसी के बारे में बात हो। मैंने इकबाल भाई को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा कि जब आप मेरी पार्टी को तनकीद का निशाना माने, मुझे पूरा राइट है, मैं जवाब दूं। और मैंने इनकी गुफ्तगू में कहीं इंटरप्ट नहीं किया, जो नॉर्म्स होते हैं उस नॉर्म्स के तहत मैंने इंटरप्ट नहीं किया। अच्छा मैं आपकी तरफ आता हूं, रियल एस्टेट के हवाले से मैं अगर आपसे एक सवाल कर लूं कि इस वक्त बजट भी थोड़ा सा बजट की तरफ आ जाता है, रियल एस्टेट के ऊपर क्या किया हुकूमत ने? देखिए प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में आपने कुछ अर्से पहले एक लीक आई थी, दुबई लीक्स, जिसमें कहा गया कि तकरीबन 12 अरब डॉलर, 11 से 12 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने दुबई में इन्वेस्ट कर दिया। तो इसका मतलब था कि पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हैं रियल इस्टेट के हवाले से, तभी रियल इस्टेट वाले सब वहाँ चले गए। और इतने सालों से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पाकिस्तान में रियल इस्टेट के हवाले से। अब इन्होंने जो बजट दिया है इसमें जो रियल इस्टेट वाले जो इधर रह गए हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं या जो पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, तो उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप गलती कर रहे हो, आपको भी चला जाना चाहिए। क्योंकि जो बाहर चले गए वो तो कामयाब हो गए, वो तो देखें दुबई की प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब जो यहाँ पर है उनको भी ये बाहर निकालना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रहा है पाकिस्तान में कि मुझे लगता है ये जो गवर्नमेंट है ये चाहती नहीं है कोई बिजनेसमैन यहाँ पर रहे, काम करे, क्योंकि दुनिया में सहूलत दी जाती है, यहाँ सहूलत लूट ली जाती है। अब एक रियल इस्टेट है, उससे तकरीबन 40 से 50 इंडस्ट्रियाँ जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर आप रियल इस्टेट के कारोबार को ख़त्म कर देंगे तो उन इंडस्ट्रियों को भी ख़त्म कर दिया आपने, इसका मतलब बेरोज़गारी बढ़ गई।
और जब आपके यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी तो आप भूल जाएं कि आपके मुल्क में कभी अमन होगा। अगर आप चाहते हो कि मुल्क में अमन रहे तो आपको बेरोजगारी खत्म करनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट मुझे जब से आई है मुझे लगता है बेरोजगारी और बढ़ा रही है, वो ऐसे स्टेप ले रही है जिसके बेरोजगारी बढ़े। अब रियल एस्टेट में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी चले जाएंगे। दूसरी एक चीज मैं बताऊं, जहां पर यहाँ का प्रॉब्लम क्या है इस मुल्क में, खासकर ये जो गवर्नमेंट आई है, इनका प्रॉब्लम ये है कि ये जब से आए हैं ये ऐसे स्टेप ले रहे हैं कि जो बिजनेसमैन है वो चला जाए। अब इनके साथ एक और चीज देखें, ये दुनिया भर घूमते हैं, इन्वेस्टमेंट करें हर किसी के, हत्ता के वजीर आजम यानी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि पूरी दुनिया में जाके इन्वेस्टर को बुलाएं, ये इनका काम नहीं है। इन्वेस्टर आपके पास अगर आप चाहते हो कि फॉरेन कंपनी आए तो आपकी फॉरेन कंपनियां उसी सूरत में आएंगी कि आपकी लोकल कंपनियां उनको लाएंगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम अपनी लोकल कंपनियों को इतना कमजोर कर रहे हैं कि वो चले जाए और ये खुद दुनिया भर के दौरे करते हैं। आप यकीन करें, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, चाइना हो गया, 1 रुपया नहीं आएगा वहां से। वजह क्या है कि ये लोग अपने मुल्क के बिजनेसमैन को इतना तंग कर रहे हैं, इस मुल्क में कौन आएगा इन्वेस्ट करने के लिए। बेरोजगारी के हवाले से बस एक देखिए, इकबाल साहब की बात को मैं डबल करना चाहूंगा। पहले तो कि ये इन्होंने एक पैटर्न नजर आ रहा है हमें पिछले 25-30 साल से, जो भी, अब इसमें ये डिबेट नहीं कि आज इतना टाइम मार्शल लॉ, इतना टाइम, जितना टाइम भी आपको मिला सियासतदानों को, आप 5 साल के लिए आते हो, पहले सारा जो ना एली हो पिछली हुकूमत पे डालते हो कि उन्होंने तबाही मचाई, अब हम सही करेंगे, ये लॉलीपॉप देते हो। उसके बाद आप जाके कटोरे लेके भीख मांगते हो, IMF से 4-5 अरब डॉलर लाते हो, इकोनॉमी को 2-3 साल का धक्का मिल जाए, पैकेज मिल गया, अच्छा ये मिल गया, अब पैसे 5 साल में बटोरना शुरू करते हैं, बाहर सारा पैसा बुक करना शुरू करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी सब अपनी अयाशी लगाते हैं, 5 साल में मुल्क को और खोखला कर देते हैं। वो जो 40 अरब डॉलर आपके पास लोन था वो 50 अरब हो जाता है, 45 अरब हो जाता है, अगली गवर्नमेंट वो 60 अरब हो जाता है। ये करते करते आप 5 साल बाद चले जाते हो, वादे वफा करते करते अगली गवर्नमेंट आती है, वो कहती है देखो पिछले वालों ने गन फैलाई है। ये पैटर्न नजर आ रहा है, चला आ रहा है। अब ये आवाम जो है उल्लू बनना खत्म हो चुकी है। अच्छा, इसमें कोई शक मतलब नहीं जाता है इमरान खान साहब को, इसके ऊपर कुछ एहतजाज हुआ। आवाम को एटलीस्ट इनकी अकल तो आ गई ना कि हम, और एक बिल्ली जो है ना वो कहते हैं डब्बे से बाहर आ गई, वो एस्टैब्लिशमेंट की बिल्ली भी बाहर आ गई है, और ये सियासतदानों का जो उल्लू बनाने की। बहुत शुक्रिया सर साहब। आखिरी एक जुमला पे इसके बाद प्रोग्राम वाइंड अप करूं। किसके ऊपर सवाल तो करें? सवाल यूथ के हवाले से, मेरे पाकिस्तान के हवाले से। देखें, प्रोफेसर साहब ने जो बात की मैं उसी को इंडोर्स करूंगा कि जब अवेयरनेस आ गई ना इस कौम को, तो आपका फ्यूचर, क्योंकि पाकिस्तान में जो 60% वो नौजवान यूथ है और आगे मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो इन्हीं के हाथों में। इस अवेयरनेस को देखें, ये एक वोट की पर्ची के जरिए उन्होंने अपना मुक्त किया, ना कि उनको रोडों पे आके ये करना पड़े। इसलिए इस चीज़ को समझे और अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए बेस्ट ये है कि ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सरपंच साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और मैं बस इस जुमले के साथ अपने इस प्रोग्राम को एंड करता हूँ कि मैं मुतमईन हूँ अगरचे ख़राब है माहौल, मैं मुतमईन हूँ अगरचे ख़राब है माहौल, ख़िज़ा के बाद का मौसम बाहर होता है। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।